We take some more questions from inflammation. Please read the text. अब इसमें ये है कि एक एक्सपेरिमेंट में सर्जिकल वुंड जब इनकी हीलिंग होती है तो उसमें ऑब्ज़र्व किया गया कि इन ग्रोथ ऑफ न्यू कैपिलरीज होती है वुंड एरिया में। तो ये जो इन ग्रोथ ऑफ कैपिलरीज हैं ये कुछ सब्सटेंसेस मैक्रोफेजेस से एलेबोरेट की जाती हैं, बनाई जाती हैं, जिससे जिस सब्सटेंस जो सब्सटेंस स्टिमुलेट करती है कैपिलरी प्रोलिफरेशन को, तो वो पूछा गया है कि वो कौन सी मोस्ट लाइकली सब्सटेंस है। तो इसमें प्लेटेट एक्टिवेटिंग प्लेटेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, फॉस्फोलाइपेज सी गैमा, फाइब्रोनेक्टिन, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर हैं। इसमें जो ऑप्शन ए है प्लेटेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर PDGF, प्लेटेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर मैक्रोफेजेस से रिलीज होता है और प्लेटेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर के अपने कुछ फंक्शंस हैं। इट कैन स्टिमुलेट फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फॉर कोलाजन सिंथेसिस, लेकिन ये कैपिलरी प्रोलिफरेशन में इसका रोल नहीं है। फॉस्फोलाइपेज सी गैमा, फॉस्फोलाइपेजेस एड इन स्टिमुलेशन ऑफ इंटरसेलुलर प्रोटीन काइनेजेस, ये जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म है किलिंग का, ये उसमें या दूसरे फंक्शन में काम आएगा, प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन में काम आएगा, लेकिन कैपिलरी प्रोलिफरेशन में इसका कोई रोल नहीं है। फाइब्रोनेक्टिन जो है ये एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल का एक कंपोनेंट है और इसका भी कोई रोल नहीं होता है कैपिलरी प्रोलिफरेशन में। डी ऑप्शन फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो है इसके रोल हैं कि स्टिमुलेट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस के जितने स्टेप्स हैं वो उन सबको ये स्टिमुलेट करता है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। तो करेक्ट आंसर डी है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो होता है EGF, ये स्टिमुलेटर ऑफ सेल ग्रोथ through activation of tyrosine kinases in the cells. It can also stimulate angiogenesis to some degree. It can stimulate angiogenesis, लेकिन very little to some degree. इसका जो एक्चुअल करेक्ट आंसर है वो डी है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। We go to the next question. Please read the text. अब ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है, 55 ईयर ओल्ड मैन, जिसमें के चेस्ट एक्सरे लिया गया तो ये बाईलैटरल प्लूरल इफ्यूजन, दोनों साइड पे इफ्यूजन था, फ्लूइड था, ये एक्सरे में आया। उसका ये थोड़ा सेंटेसिस किया गया कि फ्लूइड निकाला गया, 500 मिलीलीटर फ्लूइड निकाला गया उसमें से। तो इस जो कि हमने फ्लूइड निकाला फिर उसका लेबॉरेटरी टेस्ट करवाया करते हैं ये देखने के लिए कि ये इसमें प्रोटीन कंटेंट कितना है और इसमें सेल्स कितने हैं, ताकि ये फैसला किया जा सके ये ट्रांसुडेट है या एक्सुडेट है। ट्रांसुडेट ये है जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर चेंजेस से प्रोड्यूस होता है, जबकि एक्सुडेट जो है ये इसकी काज आमतौर पे इन्फ्लेमेशन होता है। तो इनमें कौन सा फीचर है जो कि मोस्टली इंडिकेट ये करेगा कि ये ट्रांसुडेट है ना कि एक्सुडेट। तो ऑप्शन ए जो है क्लाउडी अपीयरेंस है। क्लाउडी अपीयरेंस सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स इन इट, और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स की प्रेजेंस
ये कैरेक्टरिस्टिक होती है एक एक्सुडेट की, ना कि ट्रांसुडेट की। ऑप्शन बी हाई प्रोटीन कंटेंट। हाई प्रोटीन कंटेंट मोस्टली मोर देन 3 ग्राम्स और मोर देन 3.5 ग्राम्स पर डेसीलीटर। तो हाई प्रोटीन कंटेंट एक्सुडेट में होता है, ना कि ट्रांसुडेट में। तो लेस देन 3 लिम्फोसाइट्स पर माइक्रोलीटर, ये इसका करेक्ट आंसर है कि उसमें ट्रांसुडेट में सेल्स बहुत कम होते हैं। सेल्स बहुत कम होते हैं ट्रांसुडेट में। अगर सेल्स ज़्यादा हो तो एक्सुडेट हो जाएगा। तो ए ट्रांसुडेट रिजेंबल्स ए फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा एंड हैज़ फ्यू सेल्स विद लिटिल प्रोटीन एंड अ क्लियर अपीयरेंस। ना तो वो ट्रांसुडेट ना तो क्लाउडी होता है, ना उसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं और ना उसमें सेल्स ज़्यादा होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज लेस देन 3 लिम्फोसाइट्स पर माइक्रोलीटर। प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिन, फाइब्रिन जो है ये भी ट्रांसुडेट में नहीं होगी। फाइब्रिन भी एक प्रोटीन है जो कि ट्रांसुडेट में नहीं आएगी। तो ई ऑप्शन है लार्ज साइज ऑफ द इफ्यूजन। इफ्यूजन, लार्ज साइज ऑफ द इफ्यूजन, ये इफ्यूजन लार्ज साइज एक्सुडेट में भी हो सकता है, ट्रांसुडेट में भी हो सकता है। ये इसका कोई इससे कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये ट्रांसुडेट है ये एक्सुडेट है, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड से। तो करेक्ट आंसर सी है कि इसमें लेस देन 3 लिम्फोसाइट्स पर माइक्रोलीटर के इसमें सेल्स बहुत कम होंगे। फिर बता दूं कि एक्सुडेट में एक्सुडेट क्लाउडी होगा, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी, उसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होगा और उसमें सेल्स बहुत ज़्यादा होंगे। जबकि ट्रांसुडेट क्लाउडी नहीं होगा, प्रोटीन कंटेंट कम होंगे, मोस्टली लेस देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर, और सेल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा होंगे उसमें। वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Please read the text. अब इसमें ये है कि क्लिनिकल स्टडी एक की गई जिसमें कि सर्जिकल वूंड हीलिंग का हीलिंग को ऑब्जर्व किया गया ओवर द 4 वीक्स फॉलोइंग सर्जरी। उसके वूंड्स का देखा गया कि ये टेंसिल स्ट्रेंथ रीगेन किस रेट पे होती है और री एपिथेलियलाइजेशन का प्रोसेस स्टडी किया गया। Of the following substances, which is most likely found to function intracellularly in cells involved in this wound healing process? wound healing process में ये following substances में सबसे ज़्यादा important कौन सा है? तो इसका ए ऑप्शन जो है फाइब्रोनेक्टिन। फाइब्रोनेक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक्ट करते हैं इन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं टू बाइंड मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय इंटेग्रिन रिसेप्टर्स टू एड अटैचमेंट ऑफ सेल्स। ये नॉर्मल जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है उसका हिस्सा होते हैं और एक दूसरे को अटैच करते हैं एक दूसरे के साथ, और इनका हीलिंग में कोई ख़ास रोल नहीं है। बी ऑप्शन लेमिनिन, लेमिनिन भी एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में होते हैं मॉलिक्यूल्स, और जो एडहेसिव इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन्स में ये ज़्यादा होते हैं और इनका कोई हीलिंग में रोल इतना ज़्यादा नहीं होता है। टायरोसिन काइनेज, ऑप्शन सी ये सही आंसर है इसका। सेल सरफेस ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, growth factor receptors recruit intracellular protein kinases that begin a sequence of events leading to cell division and growth. तो टायरोसिन काइनेज की एक्टिविटी जो है इसका ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। हाइलुरोनिक एसिड नॉर्मली प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में, लेकिन इंट्रासेलुलरली इसका कोई रोल नहीं है।
इसी तरह कोलाजन है, कोलाजन फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है वूंड हीलिंग में एज ए पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और ये इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टू कनेक्टिव टिश्यूज, लेकिन ये इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस नहीं है ये। तो करेक्ट आंसर है सी, टायरोसिन काइनेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड द टेक्स्ट। अब इसमें बताया गया है कि 35 ईयर ओल्ड वुमन, लेप्रोटमी हुई, मिड लाइन एब्डोमिनल इंसिजन दिया गया 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसके बाद ये अनइवेंटफुल रिकवरी हो गई। लेकिन पूछा ये गया है कि जब वुंड हीलिंग होती है इस तरह, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। जब पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है 8 और 10 डेज लेटर, तो उसकी वुंड की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो सिर्फ 10% होती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल अनवुंडेड स्किन। यानी कि ये बहुत टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है उस वक्त। इन द कमिंग डेज एंड वीक्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो पूछा ये गया है कि ये जो नीचे टाइम पीरियड दिए गए हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ विल लाइकली बी अचीव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम पीरियड्स: 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 1 ईयर। इनमें जो करेक्ट आंसर है वो है 3 मंथ्स। अप टू 12 वीक्स टेंसिल स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है, और ये 70 to 80% ऑफ टेंसिल 80% हो जाती है टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्मल अनवुडेड स्किन, और फिर ये तमाम उम्र इस लेवल पे रह सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 मंथ्स। उसमें अबाउट 70 to 80% ऑफ द टेंसिल स्ट्रेंथ इन द स्कार कंपेयर टू नॉन वुडेड स्किन, और ये इट रीच एट 3 मंथ्स विच इज अबाउट एज मच एज विल बी obtained। तो बाकी जो ऑप्शंस हैं मैंने बता दिया कि 1 वीक पे या 10th डे पे, 8th डे पे सिर्फ 10% होती है, 1 मंथ पे हो ज़्यादा होती है लेकिन मैक्सिमम नहीं होती है, 6 मंथ्स नहीं बल्कि 3 मंथ्स पे ये मैक्सिमम हो जाती है, और फिर 6 मंथ्स पे भी तकरीबन उतनी ही होगी, और 1 ईयर पे भी तकरीबन उतनी ही होगी। We go to the next question. Please read the text. अब इसमें ये है कि 9 ईयर ओल्ड गर्ल, उसके फिंगर पे 0.5 सेंटीमीटर लॉन्ग लेसिरेशन हो गई। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस ऑन कांटेक्ट विद इंजर्ड वास्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन activates both of the coagulation sequence and the kinase system as an initial response to this injury? Thromboxane, plasmin, platelet activating factor, Hageman factor और histamine। इसमें थ्रोम्बोक्सिन साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे से जो बनती है रेकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म में, इज प्रोड्यूस्ड बाय एंडोथेलियल सेल्स एंड प्रमोट्स वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये वेजो कंस्ट्रिक्शन और प्लेटलेट एग्रीगेशन करती है, लेकिन ये वास्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे एक्ट करने में इसका रोल नहीं है। ऑप्शन बी, प्लाज्मिन। Plasmin derived from plasminogen is one of the anticoagulants generated to break down thrombi। इसका उसमें कोई रोल नहीं होता है। ऑप्शन सी, पीएफ प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर प्रमोट्स, ये एक साइटोकाइन है, प्रमोट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन। इट इज ऑल्सो कीमोटैक्टिव टू न्यूट्रोफिल्स एंड causes them also to aggregate and adhere
तो डी ऑप्शन जो है हगमैन फैक्टर, ये इसका करेक्ट आंसर है। हगमैन फैक्टर और फैक्टर 12 ऑफ द इंट्रिंसिक कोagulation pathway, it becomes activated upon contact with injured exposed vascular basement membrane। जो वास्कुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन इंजरी से ये एक्सपोज होती है तो हगमैन फैक्टर उससे कांटेक्ट जब होता है तो ये एक्टिवेट होता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। और हिस्टामिन functions as a vasodilator of arterioles and increases vascular permeability in venules, लेकिन ये प्रेजेंट क्वेश्चन में इसका कोई रोल नहीं है। थैंक यू।